हेलो एवरीवन, दिस इज रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में डिस्कस करेंगे। अनुसूचित जनजाति जहां पे रहती है उन क्षेत्रों के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे प्रशासन किस तरह से होता है, यहाँ पे प्रशासन को अलग तरीके से रखा गया है। जो हमारे यहाँ पे जिस तरह से प्रशासन चलता है, जिस तरह से हमारे यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था है, नगर पालिकाएं हैं, इस तरह से प्रशासन चलता है, वो प्रशासन इन क्षेत्रों में नहीं लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रशासन अलग क्यों किया गया है, ये शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज हैं क्या, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, पंचायती राज के बारे में डिस्कस किया था, पेशा एक्ट डिस्कस किया था। जो पेशा एक्ट है वो इन्हीं एरियाज में लगता है। ठीक है, तो ये जो पेशा एक्ट है वो इन एरिया में क्यों लगता है, क्योंकि वहां पे जैसा हमारे यहाँ पे जिस तरह से प्रशासन चलता है, सेम उसी तरह के रूल्स अप्लाई करना इन एरियाज में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि इन एरिया में जनजातियां रहती हैं और उन जनजातियों का अपना एक कल्चर है जिसको वो मानती हैं और उस कल्चर के हिसाब से वो चलती है। तो इसीलिए उन एरियाज में हमने अलग से उन एरियाज के लिए प्रशासन को कुछ चेंजेस, हमारे जो यहाँ पे जिस तरह से चीजें चलती हैं उसमें कुछ चेंजेस करके उन एरियाज में लागू कराया है। ठीक है, तो पहले हम उन एरिया के बारे में देख लेते हैं, वो एरिया क्या है। ठीक है, और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। ठीक है, जो शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज हैं उनके बारे में। ओके, तो सबसे पहले तो किसी भी राज्य में संचालित सामान्य प्रशासनिक तंत्र को अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों तक नहीं बढ़ाया जा सकता। ये अभी हमने बताया था, जनजाति क्षेत्रों तक उनको नहीं बढ़ाया जा सकता क्योंकि वे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं। ठीक है, और उनकी हालत सुधारने के लिए विशेष प्रयास किए जाने की जरूरत होती है। इसीलिए संविधान के अनुच्छेद 244, जो एक ही है आपका अनुच्छेद 244, ये आपको याद रखना है। भाग 10 में एक अनुच्छेद है 244, इसको संविधान में प्रशासन की एक विशेष प्रणाली की परिकल्पना की गई है। मतलब इसको संविधान में जोड़ा गया है अनुच्छेद 244 भाग 10 में। ठीक है, भाग 10 में संविधान में अनुच्छेद 244 है जिसमें जो आपके अनुसूचित क्षेत्र हैं उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो ये हमारे आते हैं 5वीं अनुसूची में और 6वीं अनुसूची में। ठीक है, ये दोनों एरिया जो 5वीं अनुसूची में लिखे गए हैं और जो 6वीं अनुसूची में लिखे गए हैं, वो 5वीं अनुसूची में कौन से आते हैं। अब देखिए, दोनों ही अनुसूचित क्षेत्र हैं, दोनों में ही अनुसूचित जनजातियां रहती हैं, लेकिन 5वीं अनुसूची में वो क्षेत्र आते हैं जो भारत के किसी भी राज्य में है। ठीक है, किसी भी राज्य में है वो जनजातियां आती है, किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियां इसके अंतर्गत आती है। क्लियर है, कौन कौन से राज्यों को छोड़कर, यहाँ पे है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इन 4 राज्यों को छोड़कर बाकी देश के किसी भी राज्य में कोई भी अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित जनजाति रहती है, तो वो किस में अंतर्गत आएगी, तो ये 5वीं जो अनुसूची है उसके अंतर्गत आएगी। क्लियर है, ये 4 क्षेत्रों को छोड़कर कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। मैंने आपको जब अनुसूची पढ़ाई थी 12, तो मैंने आपको बताया था अमी मैत्री। ठीक है, अमी मैत्री ये बताया था मैंने आपको। अ फॉर असम, मी फॉर मिजोरम, मैं फॉर मेघालय और त्रि फॉर त्रिपुरा। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश में याद है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं ATMM। ठीक है, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ऐसे भी याद कर सकते हैं ATM। ठीक है, जैसे भी आपको याद रखना है ATM और या फिर अमी मैत्री, ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो 5वीं अनुसूची में जो अनुसूचित क्षेत्र हैं वो पूरे देश में कहीं पे भी हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इन राज्यों को छोड़कर। कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, इसमें कितने राज्य हैं, पहली बात तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो अभी इसमें कितने राज्य हैं, तो 10 राज्य हैं। ठीक है, इसमें 10 राज्य हैं। क्लियर है, यहाँ पे कौन कौन से राज्य हैं, तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, ये इसमें आते हैं 5वीं अनुसूची में। अब 6वीं अनुसूची में कौन कौन से राज्य हैं, तो ये जो 4 राज्य आपने 5वीं में छोड़े थे ना, उनके लिए 6वीं अनुसूची बनाई। ठीक है, तो ये कौन कौन से हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अब इनको अलग अलग क्यों किया गया है, तो देखिए 5वीं अनुसूची में जो भी अनुसूचित क्षेत्र है वो जिन राज्यों में भी रहते हैं वहां पे जो अनुसूचित जनजातियां रहती हैं, ठीक है, वो जो जनजातियां हैं वो काफी हद तक उनका कल्चर थोड़ा सा मिल चुका है, या वो हमारे यहाँ का जो प्रशासन है उसको काफी हद तक अडॉप्ट कर चुकी है। पूरी तरह से नहीं, लेकिन वो उसको अडॉप्ट कर पाती है। लेकिन जो 6वीं अनुसूची की जो जनजातियां हैं इन 4 राज्यों की, वो पूरी तरह से अलग है। इनके यहाँ का जो प्रशासन है उसमें काफी विशेष प्रावधान किए गए हैं। वो हमारे यहाँ का जो प्रशासन है उसको पूरी तरह से अडॉप्ट नहीं कर पाती है, बिल्कुल भी नहीं कर पाती है। इनका जो कल्चर है उसको वो संजो के रखना चाहती है। ठीक है,
तो इसीलिए इनके लिए अलग से प्रावधान किए गए हैं। क्लियर है? आपको यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए। अब हमें ये पता होना चाहिए 5वीं अनुसूची के जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखिए, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये दोनों, राजस्थान, गुजरात, ठीक है, हरियाणा यहाँ पे है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश यहाँ पे है आपका, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ठीक है, तो ये है आपकी गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात हो गया हमारा, महाराष्ट्र भी है, ठीक है, और उड़ीसा भी है, तो ये आपके राज्य है, ठीक है, ओके। तो आपका उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, आंध्र प्रदेश चौथा, ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र 5, 6, 7, 8, 9 और ये आपका 10, ठीक है। इस तरह से 10 क्षेत्र अभी इसमें आते हैं। अब ये क्षेत्र कौन से हैं? तो उनको राष्ट्रपति करते हैं। जिन भी क्षेत्रों में अनुसूचित जातियां जनजातियां रहती हैं उनको राष्ट्रपति इस एरिया में, ये जो आपके अनुसूचित जो 5वीं अनुसूची है उसमें शामिल करते हैं, ठीक है। अभी इन एरिया को शामिल किया गया है। तो अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं एक एक करके 5वीं और 6वीं अनुसूची के बारे में। अभी मैंने ओवरव्यू दिया है, अब मैं इसको डिटेल में पढ़ाती हूँ। तो 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में प्रशासन की क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। अब 5वीं अनुसूची के कौन कौन से क्षेत्र हैं वो आपको पता चल गया। अब इनमें क्या कैसे प्रशासन होता है इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ना है हमें। तो अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा, सबसे पहले तो कौन कौन से क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र हैं इसकी घोषणा करनी पड़ेगी, तभी तो उनमें प्रशासन होगा। तो सबसे पहले तो राष्ट्रपति क्या करता है? घोषणा करता है। राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषणा करना है, मतलब कि कोई क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है ये बताएगा राष्ट्रपति। उस राज्य के राज्यपाल से पहले सलाह कर लेगा, परामर्श कर लेगा, बातचीत कर लेगा, उसके बाद क्या बताएंगे? किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र बताएंगे, ठीक है। कोई क्षेत्र पहले से था उसके एरिया में वृद्धि करनी है, बढ़ाना है उसके एरिया को। मान लीजिए अनुसूचित जनजातियां पहले इतने में रहती थी, अब वो एसटी वो बढ़ गई, ठीक है, बच्चे भी तो पैदा होंगे तो बढ़ गई, तो उसके एरिया में वृद्धि करना है। मान लीजिए वो कहीं दूसरी जगह चली गई तो एरिया कम हो गया तो उसमें कमी करनी है, ठीक है, उसकी सीमाओं में परिवर्तन करना है। तो ये कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श पर, ठीक है। राष्ट्रपति करते हैं, उस क्षेत्र के जो अनुसूचित क्षेत्र है उसमें वृद्धि करते हैं, कमी करते हैं, उसकी सीमाओं में परिवर्तन करते हैं। इसका अधिकार किसको? राष्ट्रपति को, ठीक है। यहाँ पे ज्यादातर सारी चीजें राष्ट्रपति ही करेंगे, क्लियर है? ओके। राज्य और केंद्र की कार्यकारी शक्ति। अब कार्यकारी शक्ति क्या होती है राज्य और केंद्र की? तो एक राज्य की कार्यकारी शक्ति उसमें जो अनुसूचित क्षेत्र है ना उन तक फैली हुई है, मतलब कि राज्य की कार्यकारी शक्ति जो है अनुसूचित क्षेत्रों तक जाती है, ठीक है, एसटी तक, इसको हम एसटी बोल देंगे। एसटी तक इसकी जो आपकी कार्यकारी शक्ति है वो जाती है राज्य की, मतलब कि राज्य को इसका हक है, ठीक है। लेकिन ऐसे क्षेत्रों के संबंध में राज्यपाल की विशेष जिम्मेदारी होती है। अब राज्यपाल की क्या विशेष जिम्मेदारी होती है वो पता होना चाहिए। राज्यपाल जो होते हैं वह ऐसे क्षेत्रों में प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपते हैं। किस तरह से प्रशासन चल रहा है उन क्षेत्रों में, इसकी रिपोर्ट वो किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को सौंपते हैं, ठीक है। तो ये काम किसका होता है? राज्यपाल का होता है, ठीक है। अब केंद्र राज्यों को ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में निर्देश देता है। केंद्र सरकार जो होती है वो राज्यों को किन क्षेत्रों पे किस तरह से प्रशासन करना है उसके बारे में निर्देश देती है, ठीक है। तो यहाँ पे काम क्या है? बेसिकली यहाँ पे प्रशासन जो है वो राज्य सरकार का चलता तो है, लेकिन यहाँ पे राज्यपाल की थोड़ी सी विशेष जिम्मेदारी होती है। वो क्या करते हैं? राष्ट्रपति को यहाँ पे जो प्रशासन चल रहा है उसकी रिपोर्ट सौंपते हैं, और केंद्र सरकार जो होती है वो राज्यों को यहाँ पे प्रशासन किस तरह से करना है इसके निर्देश देती है, ठीक है, ओके। उसके बाद हम देखते हैं तीसरा पॉइंट आता है जनजाति सलाहकार परिषद। एक जनजाति सलाहकार परिषद होती है। अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य को अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति पर सलाह देने के लिए एक जनजाति की सलाहकार परिषद स्थापित करनी होती है। मतलब कि जो क्षेत्र, जो राज्य ऐसे हैं जिनमें अनुसूचित क्षेत्र है, मतलब कि ये 10 राज्य, ठीक है, उन राज्यों में जिसमें अनुसूचित जनजातियां रहती हैं उन राज्यों को एक कल्याण और उन्नति पर सलाह देने के लिए एक परिषद होनी चाहिए, जनजाति सलाहकार परिषद, ठीक है। इसको की स्थापना करनी होती है उन सभी राज्यों को जिसमें अनुसूचित क्षेत्र है, ठीक है, अनुसूचित जनजातियां रहती है, ठीक है, क्लियर है। अब जनजातीय सलाहकार परिषद में कितने लोग होते हैं? तो इस सलाहकार परिषद में 20 सदस्य होते हैं। जो 20 सदस्य होते हैं इसकी सलाहकार परिषद में, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं उनको हाईलाइट करती हूँ यहाँ पे, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जनजातीय सलाहकार परिषद में 20 सदस्य होते हैं और 3/4 राज्य विधानसभा के अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि होते हैं। ये जो 20 सदस्य हैं उनमें से 3/4 मतलब कि 3/4 लोग
जो है वो राज्य की जो विधानसभा है उसमें अनुसूचित जनजाति जो है उनके प्रतिनिधि होते हैं। राज्य की विधानसभाओं में हर जगह से लोग आते हैं, तो उनमें से अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि जो होते हैं वो जनजातीय सलाहकार परिषद से। ठीक है, कितना 3/4 क्लियर हो गया। ठीक है, और बाकी और जगह से आएंगे। अनुसूचित जनजातियां तो और जगह भी रह रही है ना। ठीक है, अब अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्र होने के लिए क्या कंडीशंस हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अनुसूचित क्षेत्रों पर क्या कानून लागू होता है, तो राज्यपाल निर्देश देते हैं कि संसद या राज्य विधानमंडल का कोई विशेष कार्य अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होता। मतलब कि संसद ने कोई भी कानून बनाया है या राज्य के विधानमंडल ने कोई भी कानून बनाया है तो वो कानून जो है वो अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। ठीक है, यह निर्दिष्ट संशोधनों और अपवादों के साथ लागू होगा। उसको लागू करना है तो उसमें कुछ संशोधन करने पड़ेंगे, कुछ अपवाद होंगे, मतलब कि ऐसी चीजें यहाँ पे लागू नहीं हो रही। वो किस हिसाब से होंगी, ये जो संसद सबके लिए कानून बना रही है, जो हम सबके पे लागू होता है वो कानून, वो अनुसूचित क्षेत्रों में एज इट इज लागू नहीं किया जाता। उसमें या तो कुछ संशोधन करने पड़ेंगे। ठीक है, उन संशोधनों के बाद उसको राज्यपाल उन जो जगह हैं जो अनुसूचित क्षेत्र है वहां पे लागू कराया जा सकता है। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट ऐसे ही नहीं होगा क्योंकि हमारे और उनके कल्चर में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, हम यहाँ के प्रशासन से बहुत अच्छी तरह से हम उसको समझ चुके हैं, उसमें ढल चुके हैं, लेकिन जो जनजातियां हैं, जो अनुसूचित जनजातियां हैं, उनका एक अलग ही कल्चर है, वो उसको मानती है और यहाँ का जो प्रशासन है उसको उससे उतना वो फेमिलियर नहीं हुई है, तो इसीलिए उनको थोड़ा विशेष उसमें कुछ संशोधन करने होते हैं। ठीक है, तो ये है अनुसूचित क्षेत्रों पर जो कानून होते हैं उनको लागू करने का तरीका। अब राष्ट्रपति कौन करता है, राज्यपाल। जिस राज्य में कर रहे हैं उस राज्य के राज्यपाल निर्देश देंगे। ठीक है, राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर रिपोर्ट करने के लिए एक आयोग नियुक्त करते हैं। देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति एक आयोग को नियुक्त करते हैं। जो आयोग क्या करता है, ये जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उन पे किस तरह से प्रशासन चल रहा है, ठीक है, और राज्यों में जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनका कल्याण हो रहा है, मतलब वो ठीक से ग्रो कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, उन सभी चीजों पर रिपोर्ट देने के लिए एक आयोग को नियुक्त करते हैं, कमीशन नियुक्त करते हैं। ठीक है, ये जो कमीशन है, जो आयोग है, वो हर 10 साल के बाद नियुक्त करना अनिवार्य होता है। ठीक है, वो किसी भी समय पे नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन हर 10 साल के बाद अनिवार्य रूप से उसको नियुक्त करना होता है, राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन अभी तक सिर्फ 2 ही कमीशन नियुक्त किए गए हैं। पहला कमीशन नियुक्त किया गया था 1960 में UN देवर की जो अध्यक्षता में किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 1961 में। ठीक है, और दूसरा कमीशन नियुक्त किया गया था 2002 में, दिलीप सिंह भूरिया कमेटी। ठीक है, इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 2004 में। ठीक है, तो अभी तक 2 ही किए गए हैं, वैसे हर 10 साल में करना कंपलसरी होता है। ठीक है, क्लियर हो गया, तो 2 कमीशन नियुक्त किए गए हैं। ओके, ठीक है, अब बात करते हैं जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, 5वीं जो अनुसूची है उसमें जो जनजातीय क्षेत्र है उनका किस तरह से प्रशासन होता है। उन क्षेत्रों की घोषणा की जाती है, राष्ट्रपति करते हैं, उनमें कार्यकारी शक्ति राज्य की लगती है, लेकिन कुछ विशेष वहां पे मतलब कि प्रशासन जो है उसकी के लिए एक अलग से विशेष जिम्मेदारी राज्यपाल की होती है। राज्यपाल जो है वो रिपोर्ट सौंपते हैं राष्ट्रपति को। प्रशासन एक अलग तरीके से होता है यहाँ पे, और केंद्र जो है वो राज्यों के इसके संबंध में निर्देश देते हैं। ठीक है, एक जनजातीय सलाहकार परिषद होती है जिसमें 20 सदस्य होते हैं, 3/4 उसका राज्य विधानसभा में होते हैं उसके प्रतिनिधि। ठीक है, उसके बाद अनुसूचित क्षेत्रों पर जो कानून लागू होते हैं वो डायरेक्ट नहीं होते, राज्यपाल निर्देश देते हैं कि इनमें कुछ संशोधन या अपवाद के बाद इनको लागू कराया जाएगा। ठीक है, और राष्ट्रपति इसके लिए एक आयोग को नियुक्त करते हैं, जिस आयोग को हर 10 साल में अनिवार्य रूप से नियुक्त करना होता है, लेकिन अभी तक 2 ही हुए हैं। ठीक है, इनके अध्यक्ष आपको पता होना चाहिए, कब कब हुए वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, अब जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन किस तरह से हो रहा है 6th शेड्यूल में। ठीक है, 6वीं अनुसूची के तहत 4 पूर्वोत्तर राज्य हैं। ठीक है, 5वीं वाले पढ़ लिए आपने, 5वीं के सारे पढ़ लिए हमने। अब 6वीं अनुसूची के अंतर्गत 4 राज्य आते हैं पूर्वोत्तर राज्य, जिसमें कौन कौन से हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अमी, मैत्री। ठीक है, इन जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन के लिए भी कुछ विशेष प्रावधान है। यहाँ पे APMM इस तरह से कर लो, अमी, मैत्री कैसे भी कर लो आप। इनमें जनजातियों अभी भी अपनी संस्कृति और सभ्यता से जुड़े हुए हैं और इन क्षेत्रों में अलग व्यवहार किया जाता है और इन लोगों को स्वशासन के लिए स्वायत्तता की खासी राशि दी जाती है। ठीक है, इन क्षेत्रों में स्वशासन मतलब खुद का शासन, ये खुद के हिसाब से अपने कानून बनाए, इसीलिए इनको अलग प्रावधान किए गए। ठीक है, जिसको हम पश्चात के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन है।
अब यहाँ पे जो 6वीं अनुसूची है उसमें प्रशासन की विशेषताएं क्या क्या है। ठीक है, 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का गठन स्वायत्त मतलब कि ऑटोनोमस जिलों के रूप में किया जाता है। ये जो 4 राज्य हैं, ठीक है, उनमें जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनका गठन किस तरह से किया जाता है, ऑटोनोमस जिलों के रूप में किया जाता है, स्वायत्त, ठीक है, जिलों के रूप में किया जाता है, लेकिन वे संबंधित राज्य के कार्यकारी प्राधिकार से बाहर नहीं आते। मतलब ऐसा नहीं है ऑटोनोमस बना दिया तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि पूरी तरह से स्वतंत्र हो गए, भारत के अंतर्गत तो आएंगे ही, तो भारत के अंतर्गत जो राज्य है ना उस राज्य के कार्यकारी प्राधिकार के अंतर्गत तो वो आते हैं, लेकिन उनको ऑटोनोमस बनाया जाता है। ये ऑटोनोमस किस तरह से बनाया जाता है उसको देखते हैं। राज्य को स्वायत्त जिलों के आयोजन और फिर से संगठित करने का अधिकार है। कौन करता है, राज्य का राज्यपाल। राज्यपाल को स्वायत्त जिलों का आयोजन करने का और फिर से उसको संगठित करने का अधिकार होता है। यदि किसी स्वायत्त जिले ऑटोनोमस जिले में विभिन्न जनजातियां हैं तो राज्यपाल जिले को कई स्वायत्त क्षेत्रों में विभाजित कर सकते हैं। मतलब कि किसी एक जिले को स्वायत्त जिला बना दें, ठीक है, किसी राज्य में कोई जिला है जहाँ पे जनजातियां रह रही हैं, ठीक है, तो उसको स्वायत्त जिला बना दिया। अब मान लीजिए उसमें बहुत अलग अलग तरह की जनजातियां रह रही हैं, ठीक है, कोई दूसरी है, कोई दूसरी है, कोई दूसरी है, तो अब इन सभी के अलग अलग कल्चर हैं, तो सबको एक तो स्वायत्त जिला नहीं बना सकते, उसको जिले के अंदर स्वायत्त क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, ओके। अब प्रत्येक स्वायत्त जिले में एक जिला परिषद होती है। हर स्वायत्त जिले में एक जिला परिषद होती है जिसमें कितने सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, 30 सदस्य होते हैं। 4 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं और 26 सदस्य जो होते हैं वो चुने जाते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक स्वायत्त जिले में एक जिला परिषद होती है जिसमें 30 सदस्य होते हैं। 4 जो होते हैं वो राज्यपाल मनोनीत करते हैं और 26 सदस्य ऐसे होते हैं जो चुनकर आते हैं। ठीक है, यहाँ पे निर्वाचित सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, चुनकर आते हैं, उनका कार्यकाल होता है 5 साल का। ठीक है, कितना होता है, 5 साल का उनका कार्यकाल होता है। ठीक है, जब तक परिषद पहले भंग नहीं कर दी जाती, मतलब अगर इनकी जो परिषद है, जो आपकी जिला परिषद है, वो अगर पहले ही भंग हुई तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर पहले भंग नहीं होती है तो इनका 5 साल का ड्यूरेशन होता है। ठीक है, और जो मनोनीत सदस्य होते हैं जिनको राज्यपाल मनोनीत करते हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पद पर धारण करते हैं। मतलब कि जब तक राज्यपाल चाहते हैं तब तक ये अपने पद पर रहते हैं। ठीक है, तो हर स्वायत्त जिले में एक जिला परिषद होती है जिसमें 30 सदस्य होते हैं, जिनमें से 26 तो चुनकर आते हैं और 4 राज्यपाल मनोनीत करते हैं। 26 सदस्यों का कार्यकाल तो 5 साल का होता है और जो 4 राज्यपाल जिनको नियुक्त करते हैं वो राज्यपाल जब तक चाहते हैं तब तक अपने पद पर रहते हैं। ठीक है, अब जिला और क्षेत्रीय परिषदें अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों का संचालन करती हैं। जिला और जो क्षेत्रीय परिषद है वो उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत जो भी क्षेत्र आ रहे हैं उनका संचालन करती है, उनमें काम करती है। सिंपल सी बात है ये तो। ठीक है, ऑब्वियसली उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आ रहे हैं वो चीजें उन पर वो काम करेंगे। ठीक है, अब ये क्या क्या काम करती है, वो भूमि, वन, नहरी पानी, स्थानांतरण, खेती, ग्राम प्रशासन, संपत्ति की विरासत, शादी, तलाक, सामाजिक रीति रिवाज जैसे निर्दिष्ट मामलों पर कानून बना सकती है। कौन, ये जो जिला परिषद है। ठीक है, जिला और क्षेत्रीय परिषद जो है वो इन सभी पर कानून बनाती है क्योंकि इनके कानून हमारे से अलग होते हैं। ठीक है, और ये आप पेशा एक्ट में पढ़ेंगे कि किस तरह से इनको बनाया जाता है। ये जो जिला परिषद है, वहां पे जो ग्राम सभा है उसमें कौन कौन लोग होते हैं वो सब चीजें बहुत डिटेल में जो हमने जो लेक्चर पढ़ा हुआ है हमारा पेशा एक्ट वाला, उसमें आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उसको देख लीजिएगा पेशा एक्ट वाला लेक्चर इसके बाद। ठीक है, ओके। जिला और क्षेत्रीय परिषदों जनजातियों के बीच वाद और मामलों के परीक्षण के लिए ग्राम परिषदों या अदालतों का गठन कर सकते हैं। वे अपील सुनते हैं। इन वादों और मामलों पर, ये जो भी विवाद है और मामलों को लेकर उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। देखिए, अब पहली चीज तो ये सभी इसके अंतर्गत आगे कानून बना सकते हैं, लेकिन ऐसे सभी जो भी सारे कानून बना रहे हैं ना वो राज्यपाल की मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं। मतलब आपने कानून तो बना लिया, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ भी कानून बना लिया, उनको राज्यपाल की मंजूरी मिलना जरूरी है। ठीक है, अब जिला और क्षेत्रीय परिषद जो जनजातियां हैं, जो जिला और क्षेत्रीय परिषद जनजातियों के बीच जो भी जनजातियां हैं उनके बीच में जो कोई विवाद है या कोई मामले हैं उनके परीक्षण के लिए ग्राम परिषदों और अदालतों का गठन कर सकती है। ठीक है, जो उन्हीं लोगों में से होती है, ग्राम परिषद और अदालतों का गठन कर सकती है। ये जो परिषद है जिला और क्षेत्रीय परिषद, इन जनजातियों के बीच में कोई भी विवाद है, कोई भी मामला है, उसका परीक्षण करने के लिए ग्राम परिषदों और अदालतों का गठन कर सकती है। और उनकी वो जो परिषद और अदालतें हैं वो उनकी अपील भी सुनते हैं।
जो भी लोग बोल रहे हैं, जो उनके वाद विवाद है उन सबको सुनते हैं। उनको लेकर जो हाई कोर्ट है उसका क्षेत्राधिकार कितना है ये राज्यपाल निर्दिष्ट करते हैं। ठीक है, मतलब कि हाई कोर्ट कहां तक उसमें अंदर इंटरफेयर कर सकता है उस चीज को कौन निर्दिष्ट करता है, राज्यपाल करते हैं। ठीक है, ओके। मतलब कि बेसिकली ये इसलिए बनाया गया, ये ऐसा नहीं है कि ये भारत से अलग नहीं है और इनको बिल्कुल ऐसे हक नहीं दिए गए हैं कि ये बिल्कुल हमारे देश से अलग हो सके या अपने हिसाब से अपनी मनमानी करते रहें, लेकिन कुछ हद तक इनका जो कल्चर है उसको मतलब अच्छे तरीके से इनके कल्चर को प्रिजर्व करते हुए इनको इनके में इम्प्रूवमेंट करना है बेसिकली। ठीक है, इसीलिए ये सारी चीजें की जा रही है। अब 7वां, जिला परिषद जिले में प्राथमिक विद्यालय। ठीक है, जिला परिषद जो होती है तो बनाई गई जिसमें 30 लोग होते हैं। ये जिले में प्राथमिक विद्यालयों, औषधालयों मतलब औषधि का केंद्र, ठीक है, बाजार, घाट, मत्स्य पालन, सड़क आदि की स्थापना, निर्माण और प्रबंधन कर सकते हैं। ये जो जिला परिषद है वो जिले में किसी भी विद्यालय का, जो औषधि केंद्र का, बाजारों का, घाट का, मत्स्य पालन, सड़क इन सब की स्थापना कर सकती है, निर्माण कर सकती है, प्रबंधन कर सकती है। ठीक है, यह गैर आदिवासियों द्वारा धन, ऋण और व्यापार के नियंत्रण के लिए विनियमन भी बना सकती है। देखिए यहाँ पे विनियमन मतलब होता है रेगुलेशंस, ये रेगुलेट करती है, रेगुलेशंस बना सकती है कि कोई आदिवासी है, ठीक है, ये आदिवासी है, जनजातीय है और कोई और जनजाति है, ठीक है, उससे पैसा ऋण ले रहे हैं ये लोग तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई गैर आदिवासी पर्सन मतलब कि कोई हमारे में से कोई एक पर्सन जो कि आदिवासी नहीं है उससे ये ऋण लेती है, उसका ऋण का व्यापार चलता है, उसके नियंत्रण के लिए ये रेगुलेशंस बना सकती है। क्यों बना सकती है? जिससे कि उनका शोषण ना हो। ठीक है, ऐसे विनियमों मतलब कि ऐसे रेगुलेशंस के लिए राज्यपाल की सहमति की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये जो रेगुलेशंस बना तो रही है लेकिन उनके लिए राज्यपाल की सहमति की आवश्यकता है। ठीक है, ओके। जिला और क्षेत्रीय परिषदों को भू राजस्व का आकलन करने और एकत्र करने और कुछ निर्दिष्ट कर लगाने का अधिकार है। जो जिला और क्षेत्रीय परिषद हैं ये अब काम कैसे करेंगे, टैक्स तो लेंगे ही, तो इनको भू राजस्व का आकलन करने का और उसको एकत्र करने का मतलब पैसे को एकत्र करने का, कुछ निर्दिष्ट कर लगाने का अधिकार होता है। मतलब कि ये टैक्सेस लगा सकती है। ठीक है, तो ये जो जिला और क्षेत्रीय परिषद है वो टैक्सेस लगा सकती है इन जगह पे। ठीक है, ओके। अब संसद या राज्य विधानमंडल की कृत्य, जो संसद और राज्य विधानमंडल के जो काम है, जो मतलब वो कानून बनाती है वो इन स्वायत्त जिलों और स्वायत्त क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं। ठीक है, यह तो आपको पता ही है। ये निर्दिष्ट संशोधनों और अपवादों के साथ लागू होते हैं। ये हमने 5वीं अनुसूची में भी पढ़ा, 6वीं में भी पढ़ा। ये राज्य और विधानमंडल की जो भी चीजें हैं वो इन जिलों पर, इन जगह पे लागू नहीं होते, कुछ संशोधनों के और अपवादों के बाद लागू होते हैं। ठीक है, राज्यपाल स्वायत्त जिलों और क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित किसी भी मामले की जांच और रिपोर्ट करने के लिए एक आयोग नियुक्त कर सकते हैं। यहाँ पे राज्यपाल नियुक्त करते हैं। ठीक है, वहां पे हमने राष्ट्रपति पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे राज्यपाल इन जो स्वायत्त जिले हैं और क्षेत्र हैं उनके प्रशासन से संबंधित किसी भी मामले की जांच करने और रिपोर्ट करने के लिए एक आयोग को नियुक्त कर सकते हैं। वह आयोग की सिफारिश पर किसी जिला या क्षेत्रीय परिषद को भंग कर सकते हैं। ठीक है, आयोग अगर सिफारिश करता है तो किसी भी जिला परिषद या वो क्षेत्रीय परिषद जो बनाई थी उसको खत्म कर सकते हैं। ठीक है, अगर आयोग सिफारिश करता है, मतलब अगर इन्होंने काम अच्छे से नहीं किया और आयोग ने बोला कि इसको खत्म करना है तो ये राज्यपाल कर सकते हैं। ठीक है, ये 6वीं अनुसूची क्षेत्रों में देखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये पढ़ना है, ये हम 6वीं अनुसूची में जनजातीय क्षेत्र कौन कौन से हैं। 4 स्टेट देखी थी आपने, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, अमी मैत्री, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4। अब इनमें कौन कौन से एरिया हैं, कौन कौन से जिले हैं जिनको हमने स्वायत्त जिला बनाया है। ठीक है, ट्राइबल एरियाज कौन कौन से हैं, तो असम में 3 है आपकी, उत्तरी कछार हिल्स जिला, उत्तरी कछार हिल्स जिला। ठीक है, उसके बाद और कौन सा है, कार्बी आंगलांग जिला। ठीक है, कार्बी आंगलांग जिला और बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र। ठीक है, बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र। मेघालय में कौन सा है, खासी, जयंतिया, गारो, गारो खासी, जयंतिया, ये 3 पहाड़ियों का नाम है, उन्हीं 3 जिले हैं। ठीक है, तो 3 ये जनजातियों के नाम पे ही इन पहाड़ियों का नाम है और इन्हीं के नाम पे जिले के नाम है। ठीक है, तो खासी हिल्स जिला, जयंतिया। ठीक है, तो खासी, जयंतिया और गारो, गारो खासी, जयंतिया। ठीक है, ये मेघालय में है। त्रिपुरा में कौन से हैं, त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र जिला। ठीक है, त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र जिला। मिजोरम में कौन से हैं, चकमा, मारा, लाई, चकमा, मारा, लाई। ठीक है, चकमा, मारा, लाई। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हैं वो ट्राइबल एरियाज है, इन जनजातीय क्षेत्र ये वाले हैं। ठीक है, इन 4 राज्यों में।
ओके, क्लियर हो गया। छठवीं अनुसूची में जो आते हैं, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, बोडोलैंड, ठीक है, उसके बाद ये आपके गारो, खासी, जयंती, ये तीनों हो गए, ठीक है, ये त्रिपुरा वाले हो गए, चकमा, लाई, मारा हो गया, ठीक है, कार्बी हो गया, ये तो सारे के सारे जो एरिया हैं वो हमारे ये आते हैं, ठीक है, ओके। तो ये स्टेट्स है। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित जो आर्टिकल है वो देखते हैं। आर्टिकल 244 इससे रिलेटेड है, भाग 10 में, पार्ट 10 में है आर्टिकल 244। अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन बताया गया इसमें, ठीक है, किस तरह से प्रशासन होगा। आर्टिकल 244 का ए पार्ट है जिसमें असम की कुछ जनजातीय क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक स्वायत्त राज्य का गठन और स्थानीय जो विधायिका और मंत्री परिषद का निर्माण किया गया है, ये दोनों, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी 244 में अमेंडमेंट करके 244A जोड़ा गया था जिसमें असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को शामिल किया था और इसको शामिल करते हुए एक स्वायत्त राज्य का गठन किया गया था, स्वायत्त ऑटोनॉमस स्टेट का गठन किया गया था और स्थानीय विधायिका, मतलब कि वहां की खुद की विधायिका और मंत्री परिषद का निर्माण किया, या फिर दोनों विधायिका और मंत्री परिषद, ठीक है, ये दोनों के गठन और ये सब, ठीक है। तो ये 244A है। 339 में क्या दे रखा है, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण पर संघ का नियंत्रण इस तरह से होगा, वो 339 में दे रखा है, ठीक है। 339 में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर संघ का नियंत्रण, ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि 5वीं अनुसूची जो है ना, 5th शेड्यूल, उसमें संसद को शक्ति दी गई है कि वो कानून द्वारा 5वीं अनुसूची की किसी भी उपबंध पर संशोधन, परिवर्तन कर सकती है, उसको खत्म भी कर सकती है। ऐसा संसद ऐसा करती है, ऐसा कर सकती है, तो इसको आर्टिकल जो हमारा 368 है उसके अंतर्गत संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब कि हम बात कर रहे हैं 5th शेड्यूल की, ठीक है, 5th शेड्यूल की हम बात कर रहे हैं 5वीं अनुसूची के। अगर क्षेत्र में संसद जो है वो किसी भी कानून में संशोधन कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है, उसको चेंज कर सकती है, मतलब, और उसको खत्म कर सकती है, ठीक है। अगर संसद ऐसा करती है तो इसको संविधान में चेंज नहीं माना जाएगा आर्टिकल 368 के अंदर, ठीक है। तो हमने 5th 6th दोनों पढ़ लिए, ओके। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चंस करना है, उससे पहले आपको थोड़ा सा 6th वाला ओवरव्यू दे देते हैं। 5th तो आपको अच्छे से समझ आ गया है, 6th में हमने काफी सारे पॉइंट पढ़े, तो उसको देख लेते हैं। इसमें 4 जगह है, कौन कौन से, अमी मिलिट्री, ठीक है। इन 4 राज्यों में जनजातीय क्षेत्र है, उनको ऑटोनॉमस, मतलब कि स्वायत्त जिले के रूप में जाना गया है, ठीक है। ये जो है इसमें मतलब कि स्वायत्त जिले के रूप में उनको गठित किया जाएगा। संबंधित राज्य के कार्यकारी प्राधिकार के अंतर्गत ही आएंगे वो। राज्यपाल जो है वो ये स्वायत्त जिलों के आयोजन और फिर से संगठित करने का अधिकार होता है राज्यपाल के पास। किसी भी स्वायत्त जिले में विभिन्न जनजातियां होती हैं तो राज्यपाल जिले को कई सारे क्षेत्रों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, मतलब एक जिले के अंतर्गत कुछ और क्षेत्र भी बना देगा, ठीक है। राज्यपाल के अलग अलग जनजातियां हैं, तो प्रत्येक जो जिला है उसमें एक जिला परिषद होगी जिसमें 30 सदस्य होंगे, 4 राज्यपाल मनोनीत करेंगे और 26 चुने जाएंगे। उनका कार्यकाल 5 साल का होगा और जिनको राज्यपाल मनोनीत करते हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करेंगे, ठीक है, मतलब जब तक राज्यपाल चाहे करता है। जो जिला और क्षेत्रीय परिषद है उनका अधिकार क्षेत्र उसके अंतर्गत आता है, मतलब जो क्षेत्र है उसमें वो संचालन करती हैं अपने काम का, ठीक है। और उसमें क्या क्या काम कर सकती हैं, भूमि, वन, नहरी पानी, खेती और जो प्रशासन, ग्राम प्रशासन है, संपत्ति की विरासत, इन सभी पे कानून बना सकती हैं। और ये जो कानून बना रही है ना, उसके लिए राज्यपाल की मंजूरी की जरूरत होती है, ठीक है। जिला और क्षेत्रीय परिषद जो है तो जनजातियों के बीच में जो विवाद है, जो मामले हैं, उनको मतलब उनको सॉर्ट आउट कर सकती है। उसके लिए ग्राम परिषद या अदालतों का गठन कर सकती है। ये ग्राम परिषद अदालतें जो है वो अपील भी सुनती है और जो वाद विवाद है उनको लेकर हाई कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है उसको राज्यपाल निर्दिष्ट करते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद जिला परिषद जिले में जो विद्यालय है, औषधालय है, ये सभी का निर्माण कर सकती हैं और जो गैर आदिवासी जो लोग हैं उनसे ऋण लेना, ठीक है, व्यापार के नियंत्रण के लिए ये रेगुलेशंस बना सकते हैं, ठीक है। उसकी शक्ति होती है जिला परिषदों के पास। ये जो भी रेगुलेशंस बना रहे हैं उसके लिए भी राज्यपाल की सहमति जरूरी है, ठीक है। और जिला और क्षेत्रीय परिषद जो है वो भू राजस्व का आकलन कर सकती है, उससे रिलेटेड टैक्स ले सकती है, उसका अधिकार है, ठीक है।
कर लगाने का अधिकार है। उसके बाद संसद और जो विधानमंडल है वो इन राज्यों, इन जो जिले हैं, स्वायत्त क्षेत्र हैं, उन पर संसद और विधानमंडल के कानून लागू नहीं होते हैं। अगर लागू होते हैं तो उनमें कुछ संशोधन करना होगा, अब बात होंगे उसके बाद ही, ठीक है। इसके अलावा राज्यपाल जो है वो इन क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित किसी भी मामले की जांच और रिपोर्ट देने के लिए एक आयोग की मतलब नियुक्ति कर सकते हैं। ये आयोग जो है वो जिला और क्षेत्रीय परिषद को भंग कर सकता है। वहां पे हमने देखा था राष्ट्रपति करते थे, यहाँ वहां पे भी इनके जो संशोधन के बाद ही लगते थे कानून। इसके बाद वहां पे हमने, ठीक है, और क्या पढ़ा था वहां पे हमने, वो पूरे राज्यों मतलब कि सारे के पूरे देश में जो 10 राज्य हैं उनमें क्षेत्र है राष्ट्रपति वहां पे मेन होते हैं, यहाँ पे राज्यपाल का काम है, ठीक है। ओके, उसके बाद असम के कौन कौन से जिले हैं, तो ये जिले ऑलरेडी मैं आपको दोनों ही बता चुकी हूँ, ये डायग्राम में भी और हम इसमें भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे इन से रिलेटेड जो भी आर्टिकल है, आर्टिकल 244, 244A और 313 है, ठीक है। ओके, अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। ओके, तो 6वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र माना गया है 6वीं अनुसूची से रिलेटेड? तो चकमा जिला बिल्कुल है, चकमा लाई ये दोनों है, ठीक है। बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र, उत्तर कछार हिल्स जिला और कार्बो आंगलोंग जिला, ठीक है। तो कार्बी आंगलोंग, तो कार्बी आंगलोंग ये अलग अलग लिखा हुआ है, कार्बी आंगलोंग एक साथ लिख सकते हो। तो पांचों के पांचों हैं आपके, तो सभी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें बोडोलैंड, कार्बी आंगलोंग, ठीक है, गारो, खासी, जैंतिया ये सब हो गया आपका, ठीक है। ये आपका त्रिपुरा हो गया, चकमा, लाई, मारा, ये सब सभी के सभी हैं इसमें, ठीक है। ओके, उसके बाद असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र प्रशासन के प्रावधानों से अलग हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से कौन से है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये चार अमिमित्री कहाँ पे है? 6th शेड्यूल में, ठीक है। तो 6वीं अनुसूची में, बाकी सब कहाँ पे है? 5वीं अनुसूची में है, ठीक है। निम्न में से कौन सा लेख असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अलावा अन्य क्षेत्रों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के विशेष प्रावधान करता है? तो इसमें 244 है, 244 ही सबके लिए है, ठीक है। 244 आपके जो 10 भाग 10 है उसमें 244 है। 244A जो है उसमें क्या किया गया है, आपका जो 4 राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उसके अलावा मतलब 5वीं अनुसूची जो है वो 244 में आती है, जिसमें आपका सभी पे लागू होता है, ठीक है। 244 क्लियर है। तो यहाँ पे हमने ये क्वेश्चंस डिस्कस किए और पूरा का पूरा हमारा अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र है, इसको हमने भारत के बाकी सब राज्यों में और फिर ये जो 4 राज्य हैं उनमें पढ़ा, ठीक है। इससे रिलेटेड हमारा जो, जैसे हमने पंचायती राज पढ़ा था, तो पंचायती राज हमारे पूरे देश में होता है, ठीक है। सेम उसी तरह से वही प्रावधान इन राज्यों पे लगाने के लिए ये जो 4 राज्य है ना 6th शेड्यूल में जिनको दे रखा है, उसके लिए पेशा एक्ट आता है, ठीक है। पेशा एक्ट जिसको हमने पढ़ रखा है, तो आप इसको लेक्चर को देख सकते हैं, पेशा एक्ट, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।